अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमें टॉपिक स्टडी करना है वो है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे कि सॉल्ट्स होते क्या हैं। सबसे पहले ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होती हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब ये किस तरह से प्रेजेंट होती हैं वो हम आगे जब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी कौन सी स्पीशी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। और सेकंड पॉइंट इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें आता है कि ये न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, यानी कि अगर हमारे पास एक एसिड है और एक बेस है तो इन दोनों की न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली होती क्या है? न्यूट्रलाइजेशन में अगर कोई भी हमारे पास जो भी किसी भी डिफरेंट नेचर का एक एसिड है, एसिड में इस तरह से कि जिसकी pH 7 से हमारे पास कम होती है और बेसिस में क्या होता है कि जो pH है वो 7 से अबव होती है। अब अगर हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो जो भी इनकी स्पीशी हैं वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगी, यानी एक दूसरे का इफेक्ट कम करेंगी। यानी कि अगर हम एसिड्स का और बेसिस का सोल्यूशन बनाते हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने के बाद उनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी उसमें कम हो जाएंगी और जो बेसिस हैं उनमें जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कम हो जाएंगी। अब कम किस वजह से होती हैं? क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज़ कर रही हैं। न्यूट्रलाइज़ करने का मतलब है कि जो एसिड है उसका जो एसिडिक नेचर है और बेसिस की जो बेसिक नेचर है वो एक दूसरे की जो नेचर है उसको अफेक्ट कर रही है। अफेक्ट किस तरह से करिए? उसकी एसिड्स की जो एसिडिक नेचर है वो और एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है वो भी रिड्यूस हो रही हैं और बेसिस में भी बेसिस की जो नेचर है वो चेंज हो रही है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रही है। अच्छा, इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक सॉल्ट है NaCl, इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जो एक स्पीशी या एक उसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, वो पॉजिटिव में है और जो सेकंड है वो नेगेटिव में है। अब इन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किस तरह से किया कि यहाँ पे +1 था और यहाँ पे -1 था। दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को बैलेंस किया और बैलेंस करने के बाद इनकी न्यूट्रलाइजेशन हो गई। इस तरह से हम अगर कोई भी सॉल्ट डिफरेंट सॉल्ट देखते हैं, उसकी हम पावर्स को देखते हैं या उसके हम इफेक्ट को देखते हैं तो वो उसी तरह से चेंज होता रहता है। किस तरह से चेंज होता है? जैसे कि अगर हम जिंक सल्फेट की एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 होता है और सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। अब जो जिंक सल्फेट है, इन ये दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर्स अगर हम देखें तो ये क्या कर रहे हैं कि +2 और -2 कंबाइन होकर जिंक सल्फेट बना रहे हैं, तो ये एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज का मतलब है कि दोनों एक दूसरे की जो भी वैलेंसी थी उसको बैलेंस किया और बैलेंस करने के बाद एक दूसरे का जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी या जो भी इनकी नेचर होगी वो मर्ज कर जाएगी, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो जो हमें रिजल्टेंट सॉल्ट मिलेगा उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो दोनों की होंगी, यानी जिंक सल्फेट है तो जिंक की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और सल्फेट की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। और जब वो दोनों प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी तो वो एक न्यू फॉर्म उसकी निकलेगी। जो प्रॉपर्टीज़ की जो डेफिनेशन होगी इनमें वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम जो भी सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स की जो उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो बेसिकली जब हम जिनसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये सॉल्ट है, वो देखेंगे। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी जर्नल सी प्रॉपर्टी है जिसमें हम इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से वेरी करते हैं दूसरी नेचर के कंपाउंड से। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का हमने जिक्र किया तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके हाई होंगे, यानी कि बाकी जो इनकी हम एसिड्स को देखें या बेसिस को सेपरेटली देखें तो उसकी निस्बत इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जब एक सॉल्ट बनता है तो हाई होगी। सेकेंड इसमें क्या है कि जो सॉल्ट्स हैं उनकी जो मेनली उनकी जो नेचर होती है वो क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कौन सा होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो अमॉर्फस से डिफरेंट होता है। आप लोगों ने दो चीज़ों का डिफरेंस पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जो क्रिस्टलाइन है और जो अमॉर्फस है, दोनों सॉलिड्स आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं।
तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं उसकी डेफिनेशन ये होती है कि उसमें जो इसका मेल्टिंग पॉइंट या जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, यानी कि एक सिंगल टेम्परेचर होता है, रेंज नहीं होती, सिर्फ एक सिंगल टेम्परेचर होता है जो कि टोटली रिएक्टेंट जो भी हमारे पास होता है उसको मेल्ट कर देता है। यानी कि अगर एक सॉलिड है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो रहा है तो वो सारे का सारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो अमॉर्फस होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें एक वाइड रेंज होती है। और वो रेंज किस तरह से होती है कि एक कोई भी हमने जो मिक्सचर लिया है उसको हमने अगर हीट करना शुरू किया तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसमें हीट होना शुरू हुआ और 51 पे थोड़ा सा और मेल्ट हो गया, 52 पे और हो गया, 53 पे, इस तरह से एकदम से वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर से गुजरा, उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो वो अमॉर्फस होता है। तो जो सॉल्ट्स है वो ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करते, वो क्या होते हैं, वो क्रिस्टलाइन। उसके अलावा इसकी जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, न्यूट्रल में क्या होता है कि न्यूट्रल का मतलब है कि इसमें जो भी स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं, अगर दो चीज़ों से सॉल्ट मिलके बन रहा है तो उसमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। तो जब जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे तो उतने ही काउंटर नेगेटिव आयंस भी उसके साथ प्रेजेंट होंगे। तो ये जो दोनों आयंस हैं ये क्या करते हैं कि ये एक दूसरे को अफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि जो हमें सॉल्ट मिल रहा होता है रिजल्टेंट, वो ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव नंबर ऑफ आयंस उसमें प्रेजेंट हैं उतने ही नेगेटिव नंबर ऑफ आयंस यानी कि जो एन आयंस है वो इसमें प्रेजेंट है। अब ये जो पॉजिटिव आयंस हैं इसको हम कैटाइन कहते हैं, जो इसका जर्नल नेम है, और नेगेटिव को एनाइन कहते हैं। अब क्या होता है कि जो कैटाइन है वो बेसिकली हमारे पास आता कहाँ से? जो कैटाइन है वो हमारे पास आता है मेटल से। तो जब वो मेटल से आता है तो मेटल का मतलब है कि मेटल क्या कहाँ से ऑब्टेन हुआ? बेसिक से, यानी हमारे पास जो मेटल ऑब्टेन हुआ वो बेसिक स्पीशीज से ऑब्टेन हुआ। जब वो बेसिक स्पीशीज से ऑब्टेन हो रहा है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा कैटाइन पे होता है। इसी तरह अगर हम एनाइन को देखें तो एनाइन में क्या चीज़ होती है? इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये जो एसिडिक स्पीशी है वहाँ से ऑब्टेन। एसिडिक स्पीशी यानी कि अगर हम कह सकते हैं इसमें कि जो HCl हो गया तो इसमें से हम Cl अगर ले रहे हैं, और इस तरह से अगर हमारे पास HNO3 हो गया तो इसमें से हम NO3 ले रहे हैं, तो जितने अब Cl पे भी हम देखें तो नेगेटिव चार्ज होता है और NO3 पे भी देखें तो नेगेटिव चार्ज ही होता है। तो जितने भी नेगेटिव स्पीशीज़ हैं एनाइंस होते हैं, और वो एनाइंस कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं? बेसिकली सॉल्ट में वो एसिड से ऑब्टेन हो रहे हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसके अलावा सॉल्ट्स की जो है बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर मतलब हम देखते हैं ये चीज़ जनरली देखते हैं कि जो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं कि उनकी अगर pH को ऑब्जर्व किया जाए तो वो लो 7 होती है और बेसिस की अबव 7। तो इसमें क्या होता है कि जब हम सॉल्ट्स में वही टेस्ट करते हैं जो हम एसिड और बेसिस के लिए कर रहे हैं तो ये कोई भी रिस्पॉन्स उस तरह का शो नहीं करता, क्योंकि जैसे कि ये न्यूट्रल है तो ये फिर जो भी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा या जो भी रिस्पॉन्स शो करेगा वो एक न्यूट्रल स्पीशी के बिहेवियर में आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसमें एक और चीज़ आती है जो काफ़ी सारे सॉल्ट्स में हम ऑब्जर्व करते हैं, वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली होता क्या है? हम डिफरेंट कंपाउंड्स में ये चीज़ देखते हैं कि उनमें कंपाउंड के साथ एक एक्स्ट्रा वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। जैसे कि हम अगर कॉपर सल्फेट में देखें, कॉपर सल्फेट में किस तरह से फार्मूला उसका लिखा होता है? CuSO4.5H2O, ये फार्मूला लिखा होता है। अब CuSO4 क्या है? ये सॉल्ट है। कॉपर इसमें क्या है? कॉपर इसमें पॉजिटिव स्पीशी है, ये +2 में होती है, और सल्फेट इसमें नेगेटिव स्पीशी है जो कि -2 में। तो क्या होता है कि ये जब
+2 और -2 मिल के न्यूट्रलाइज होते थे, सॉल्ट बनता है। और साथ में क्या होता है, इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट होते हैं हर कॉपर सल्फेट के एक क्रिस्टल के साथ। तो ये जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन क्रिस्टल्स में प्रेजेंट हैं, वो उनको हम कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को प्रिपेयर करेंगे तो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आएगा, क्योंकि इसकी अपनी नेचर है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करके उसके मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर रिटेन करते हैं। तो बहुत सारे सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी इंक्लूड होता है। अच्छा, इसके बाद ये एक छोटा सा टेबल है, ये हम देखेंगे। इसमें क्या चीज़ है, इसमें डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट एसिड्स को आपस में रिएक्ट करवा के तो क्या प्रोड्यूस किया गया है, सॉल्ट प्रोड्यूस किया गया। अब ये जो मेटल्स हैं, इसमें सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम और सिल्वर लिया गया। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये सब जो मेटल्स हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और एसिटिक एसिड, जब ये सब एसिड्स और मेटल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये सॉल्ट्स बनाएंगे। क्योंकि इनमें एक स्पीशीज़ जो है पॉजिटिव है, और अगर हम यहाँ पे एसिड के ये वाला पार्ट जाके रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, तो ये सब के सब नेगेटिव फॉर्म में होते हैं। तो ये सब नेगेटिव स्पीशीज़ उन पॉजिटिव स्पीशीज़ के साथ जाके रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके सॉल्ट्स बना लेंगे, जिसमें आता है सोडियम क्लोराइड बना, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, और साथ में सिल्वर के साथ कौन सा एसिटिक एसिड का जो एसिटिक ग्रुप है वो आके लग गया। तो क्या होता है इसमें कि जो भी हमारे पास मेटल्स थे जो कि बेसिक कंपोनेंट से आए थे, वो सब के सब पॉजिटिवली चार्ज थे, और जो एसिड से जो भी हमारे पास कंपोनेंट आए थे वो सब के सब नेगेटिवली चार्ज थे। और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जॉइन हुआ तो इसने सॉल्ट बना दी। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था सॉल्ट्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो जो भी क्वेश्चन हो आप इसमें पूछ लें।